नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। बीते कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और एक से ज्यादा चरणों में चुनाव हुए, जिससे आराम से चुनाव पूरा हो गया और चुनाव का परिणाम भी आ गया और परिणाम के साथ अब सरकार भी आ चुकी है। तो सरकार किसकी बनी है और सरकार जिसकी बनी है उस सरकार के पास क्या ताकतें हैं और वो कौन सी ताकतें हैं जो पहले की सरकारों में जम्मू कश्मीर में थी जो अब नहीं रहने वाली हैं, उनके बारे में, उन शक्तियों के बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे और चुनौतियों के बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर हमारी चर्चा के बिंदु क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर खबर क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि यह चर्चा में अभी हाल में क्यों है, उसके बाद यह महत्वपूर्ण 2024 का चुनाव हम क्यों कह सकते हैं कि रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे नई सरकार की शक्तियां क्या क्या रहने वाली हैं, साथ में उपराज्यपाल की शक्तियां क्या रहेंगी, क्योंकि उपराज्यपाल पहले नहीं थे, कुछ साल पहले ही आए हैं। तो अब सरकार भी उपराज्यपाल के साथ साथ रहेगी, तो दोनों में कौन कौन सी शक्तियों में अंतर देखने को मिलेगा। उसके बाद हम यह देखेंगे आगे क्या क्या चीजें हैं जो नई सरकार के सामने आएंगी और उसके लिए उसे कुछ करना पड़ेगा। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं खबर क्या है। उमर अब्दुल्ला ये जो है पहले सीएम बन गए हैं जम्मू कश्मीर। अब जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो इस केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम कौन होंगे? उमर अब्दुल्ला। इन्होंने कसम खा ली है, यानी कि शपथ ग्रहण हो चुका है। तो अब बात करते हैं इस खबर के साथ ही चर्चा में होने की वजह यही थी क्योंकि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ और 10 साल में बहुत कुछ बदल गया था। यानी कि जब 2019 का जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया तो एक बहुत बड़ी खबर थी। यानी कि लोगों को उस वक्त विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अपने आप में कुछ नया था, और नया क्या था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। हालांकि यह वादा किया गया था कि आगे चल के कुछ समय बाद इस केंद्र शासित प्रदेश को, जो जम्मू कश्मीर को बना दिया गया है, वापस से राज्य का दर्जा समय के साथ आने वाले समय में दे दिया जाएगा। लेकिन संविधान में इस नए कानून के साथ ही जो कुछ बदलाव हुए, तो उसमें एक बात सामने आई कि अनुच्छेद 239A जो है, जो कि पुदुचेरी के लिए लागू होता है, वह अब जम्मू कश्मीर के लिए भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लागू होगा। यानी कि जम्मू कश्मीर की अब जो नई विधायिका है वो किस प्रकार होगी, इसके लिए प्रावधान अनुच्छेद 239A से समझ में आएगा। अब बात करें परिसीमन के बाद, चूंकि पहली बार मतदान हुआ है, तो इस मतदान में जो रुझान देखने को मिलता है, जिसकी सरकार देखने को मिलती है, और उस सरकार के जो वादे थे जिससे वह सरकार बनाती है, उन वादों के लिए क्या क्या चीजें आने वाली हैं, यानी कि जो शक्तियां उसके पास रहेंगी और जो शक्तियां उसके पास नहीं रहेंगी, वो सब हमें समझना पड़ेगा। अब बात रहे किसकी सरकार है, तो बात की जाए जितनी सीटें जहां पर चुनाव हुआ, उन सीटों में से जो बहुमत हासिल किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की 42 सीटें, और उसके बाद कुछ 6 सीटें कांग्रेस की और कुछ सीटें कुछ अन्य जगहों से मिलाकर के सरकार सामने दिखाई देती है। अब बात की जाए क्यों महत्वपूर्ण है यह चुनाव, तो देखिए महत्वपूर्ण होने की वजह क्या थी कि लोकतंत्र की बहाली हुई है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी तक राष्ट्रपति का शासन लगा हुआ था और काफी लंबे समय से लगा हुआ था। जैसे मैंने आपसे बताया कि 10 साल बाद चुनाव हुआ है। हालांकि चुनाव 10 साल बाद हुआ है, लेकिन जो पिछली सरकार थी वह गठबंधन की ही सरकार थी, और चूंकि गठबंधन जो कि एक दूसरे के साथ नहीं रहा, तो वह गठबंधन टूट गया, तो सरकार गिर गई। तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन तब से लगा था, फिर उसके बाद नया राज्य केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर बनता है, और फिर जाके अब जब चुनाव होता है तो अपने आप में बड़ी बात है लोकतंत्र की बहाली। अब इसके साथ ये बात होती है कि जब लोकतंत्र की बहाली है तो इसका मतलब क्या है कि जो वहां पे प्रतिनिधि चुने गए हैं वो जो है वहां की जो क्षेत्रीय बातें हैं, क्षेत्रीय समस्याएं हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों के लिए राज्य में काम कर सकेंगे और उनकी आवाज भी बन सकेंगे। अब उसके अलावा क्षेत्रीय स्थिरता की जो बात करें, चूंकि जो प्रतिनिधि हैं उनके ही होंगे, तो वहां के लोगों की जब बातें सुनी जाएंगी, वहां के लोगों के लिए वहीं के लोग कार्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में लोगों में यह बात की खुशी होगी, इस बात के लिए एक स्थिरता सामने आएगी कि वहां पर उनकी अपनी सरकार है। राज्य की मांग अगर देख लें तो ये चुनाव स्थानीय मांगों को संबोधित करने का एक अवसर प्रदान करेंगे। यानी कि जैसे जम्मू कश्मीर की राज्य के रूप में पुनः स्थापना की मांग, हालांकि जैसा कहा गया था, उसकी संभावना को और बढ़ाएगा। जब राज्य में लोकतंत्र की बहाली हुई है तो नई राज्य सरकार इस दिशा में भी प्रयास करेगी, और उसके साथ ही उस प्रयास में लोगों की भी आकांक्षाएं जुड़ी हुई दिखाई देंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह पर है जहां पर
विदेश के साथ उसकी सीमा लगती है। तो ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर में जो स्थानीय मुद्दे हैं सुरक्षा की दृष्टि से, वहां पर भी राज्य सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। अब इसके साथ अगली बात आती है कि जो विधानसभा है, नई विधानसभा, उसके पास क्या शक्तियां होंगी और शक्तियों में हम क्या बदलाव देख सकते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर का विलय जो हुआ उस समय की अगर हम बात करें, 1947 के विलय पत्र में जम्मू कश्मीर ने केवल रक्षा, विदेशी मामले और संचार के संबंध में भारत में प्रवेश किया था। यानी कि बहुत सारे मामलों में एक तरह से देखा जाए तो स्वायत्तता दिखाई देती है। लेकिन उसके बाद 370 के तहत संसद के पास जम्मू कश्मीर के संबंध में जो सीमित विधायी शक्तियां थी, 2019 में पुनर्गठन अधिनियम आने के बाद उसमें बदलाव आ गया। इस पुनर्गठन अधिनियम में जो धारा 32 है, उसमें यह बात स्पष्ट हुई है कि जो यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, कानून बनाने की शक्तियां जो राज्य सूची के विषय हैं 7वीं अनुसूची में, वहां पर सभी विषयों में कानून राज्य बना सकती है। लेकिन लोक व्यवस्था यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था और उसके अलावा पुलिस, इस मामले में अभी उसके पास शक्ति नहीं है केंद्र शासित प्रदेश के पास। तो यह किसके पास है? उपराज्यपाल के पास है। इसके अलावा जो धारा 36 है इस कानून की, वह यह बताती है कि जो वित्तीय विधेयक है या फिर किसी कानून से जुड़ा हुआ संशोधन है, वह उपराज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा। तो यहां पर यह दिखाई देता है कि जो नई विधानसभा का गठन होगा उसकी शक्तियां जो हैं पिछली विधानसभा की तुलना में कम हैं। वित्त संबंधी जो आवश्यकताएं होंगी राज्य की, वह उस मामले में केंद्र पर निर्भर कहीं ना कहीं दिखाई देती है, क्योंकि उसके लिए उसे उपराज्यपाल से सहमति की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अगर बात करें लोक व्यवस्था और पुलिस की, यानी कि जो पावर एक है पुलिस का पावर, वह भी कहीं ना कहीं केंद्र से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उपराज्यपाल के पास इसकी शक्ति रहने वाली है। अब उसके बाद बात आती है राज्यपाल की शक्तियां, चूंकि हमें ज्यादा उपराज्यपाल की ज्यादा दिखाई देती हैं, तो उपराज्यपाल जो है उसके मामले में यह समझ लीजिए कि विधानसभा को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से जो भी विधानसभा को शक्तियां दी गई हैं उसके बाहर कुछ भी अगर शक्ति की आवश्यकता या कहीं पर भी निर्णय लेना है तो कौन लेगा? उपराज्यपाल लेगा। उसके अलावा जिसमें उसे किसी कानून द्वारा या उसके अधीन अपने विवेक से कार्य करना है, जैसे किसी मामले में उसे अपने विवेक से निर्णय लेना है, तो वहां पर वही निर्णय लेगा, उसको सलाह की भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कहीं पर भारतीय सेवाओं की बात है राज्य में, या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित कार्य है, तो वहां पर भी निर्णय लेने की शक्ति उपराज्यपाल के पास है। जो केंद्रीय सेवा के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उस मामले में भी शक्ति एलजी के पास ही रहने वाली है। तो सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, इसके अलावा नौकरशाही और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन सब में नियंत्रण किसके पास है? उपराज्यपाल यानी कि एलजी के पास है। और यहां पर यह बात भी स्पष्ट मैंने आपको क्या बता दी है कि जो नियुक्तियां हैं, इसके अलावा स्थानांतरण है, वहां पर भी उपराज्यपाल की शक्ति बढ़ी हुई दिखाई देती है। अब बात आ जाए आगे की राह में, हम ये देखते हैं कि जो विधायी शक्ति है जम्मू कश्मीर की पिछली बार की तुलना में इस बार कम है, और उपराज्यपाल के पास जो शक्तियां बढ़ी हैं वह यह दिखाता है कि इस केंद्र शासित प्रदेश में किस प्रकार से संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहां पर अब देखना होगा जो नई सरकार है उसके लिए स्थिरता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली करना एक बड़ा विषय रहेगा। जनता की समस्याओं का समाधान करना, राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में प्रयास करना, उसके अलावा सरकार की नीति में केंद्र सरकार के साथ सहयोग बनाना, क्योंकि अब यहां पर केंद्र सरकार के साथ जितना जम्मू कश्मीर की सरकार सहयोग बनाएगी उसकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, शक्तियों का संतुलन भी उसके पक्ष में तभी आ पाएगा। तो यहां पर केंद्र सरकार के साथ सहयोग बना सके उसके पीछे बहुत सारे प्रावधान दिखाई देते हैं। तो ये जो आगे की राह है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आगे देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है। आज का अभ्यास प्रश्न है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।